हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 2 है। और आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि जनसंख्या वृद्धि और उसके घटक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? सबसे पहले तो हम जो जनसंख्या वृद्धि होती है ना, उसको हम परसेंट में दर्शाते हैं। किसमें? प्रतिशत में दर्शाते हैं जनसंख्या वृद्धि को। और अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, एक निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या का घटना या बढ़ना कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। यानी कि एक टाइम लिमिट के अंदर या तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो घट जाए या बढ़ जाए, दोनों ही समय पे हम उसको बोलेंगे कि जनसंख्या वृद्धि हुई है। और ये जो जनसंख्या वृद्धि है ना, ये दो तरह की होती है। एक तो है धनात्मक वृद्धि, दूसरी है ऋणात्मक वृद्धि। जो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होती है वो तो होती है विकासशील देशों में, और जो ऋणात्मक होती है ना वो होती है विकसित देशों में। अब ये देखिए कि कैसे तो धनात्मक विकासशील में है और ऋणात्मक विकसित में कैसे है। देखो, जो धनात्मक है विकासशील देशों में क्या है कि विकासशील देशों में पॉपुलेशन है वो अधिक है, तो जन्म भी अधिक ले रहे हैं और मृत्यु भी अधिक ही हो रही है। लेकिन जो जन्म अधिक ले रहे हैं ना, उस कारण से क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इसलिए ये धनात्मक है विकासशील देशों में। और जो ऋणात्मक देश है ना, उन्होंने क्या कर लिया है, अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल कर लिया है। और वो अब जो नए जो पॉपुलेशन है वो पैदा नहीं कर रहे हैं और बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से क्या है वहाँ पर जो लोग हैं अब बूढ़े होके वो डेथ रेशो बढ़ गई है, उनकी डेथ रेशो बढ़ गई है और जो बर्थ रेट है वो कम हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो डेथ रेशो बढ़ी है ना, उसको हम बोल रहे हैं कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे है ये 2 पॉइंट हो रहे हैं ये, और देखिए आप, अप्रवासी और उत्प्रवासी। अप्रवासी में ना कहीं से लोग आएंगे और एक स्थान पर आके बस जाएंगे, वो है अप्रवासी। और उत्प्रवासी क्या होता है? उत माने, ये देखो नाम से देख लिया करो आप, उत मीन्स कहीं और चले गए वो। ठीक है, कहीं और चले गए तो इसका मतलब उस स्थान को छोड़ के और कहीं और जाके बस गए हैं। जिस स्थान को छोड़ के गए ना वहाँ के लिए वो है उत्प्रवासी, और जहाँ पे जाके बसे हैं उसके लिए हैं वो अप्रवासी। चलो आगे देखते हैं। देखिए, 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.70 करोड़ थी। फिर 2011 में बढ़ के होगी 121.01 करोड़। तो इसमें कितना डिफरेंस आया है? ये 18.31 करोड़ का जो है वो वृद्धि हो गई है। कितने सालों में? 10 सालों में। 10 सालों में भारत की जो जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 18.31 करोड़ बढ़ गई। 2001 में थी 102 और 2011 में हो गई 121 करोड़। अभी जो ये जनसंख्या वृद्धि हुई है ये हम कैसे निकालेंगे? जो टोटल जितनी वृद्धि आई है ना, जो ये 18 करोड़, ये और इसको डिवाइड कर देंगे जो हमारी 2001 की जनसंख्या थी उससे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस तरह से ये जनसंख्या वृद्धि हुई है ना, ये परसेंटेज में निकल आएगी 17.64%। तो 2001 से 11 तक हमारी जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी होगी? 17.64%। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि जैसे जनसंख्या दे देंगे कि इस साल में इतनी थी, इस साल में इतनी थी, अब आप निकालो इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो निकालो। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि जितनी बड़ी है वो और उसके नीचे जितनी पहले थी वो, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगी हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर। आगे देखते हैं। अब है इस जनसंख्या वृद्धि की जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि। जो प्राकृतिक वृद्धि होती है वो कौन सी होती है? जब किसी भी क्षेत्र में जन्म लेने वाली जो जनसंख्या है ना, उसमें से हम मृत्यु हुई है जिस जनसंख्या की, उसको घटा देते हैं। मान लो जो बर्थ हुआ है उसमें से जो भी डेथ हुई है उसको घटा देते हैं, और फिर जो 2 टाइम बिंदु हो गए उसमें जो जन्म दर और जो मृत्यु दर में जो अंतर से जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है ना, वही है प्राकृतिक वृद्धि। देखो, मान लो कहीं पे 100 आदमी हैं और यहाँ पे आदमी थे टोटल 5 आदमी की डेथ हो गई और 10 आदमी थे जो वो उन्होंने बर्थ लिया है। ठीक है, तो टोटल जो पॉपुलेशन थी वो कितनी होगी? यहाँ पे तो 100 में से 5 गए तो 95 बच गए। अब 10 बढ़ गए तो 105 हो गए। तो जो ये 105 आए है ना, ये 105 है, ये प्राकृतिक वृद्धि है वहाँ की। ठीक है, फिर से देख लीजिए
कि किसी विशेष क्षेत्र में जन्म लेने वाली जनसंख्या में से जब हम मृत्यु हुई जनसंख्या को घटा देते हैं तो जो भी हमारी पॉपुलेशन बची है वही है प्राकृतिक वृद्धि दर। आगे देखते हैं वास्तविक वृद्धि दर। वास्तविक वृद्धि दर में क्या होता है कि हम जन्म दर में से मृत्यु दर तो घटा देंगे और फिर है जो अप्रवासी हैं उसमें से घटा देंगे उत्प्रवासी, फिर जो भी आएगा उसको हम जोड़ देंगे। देखिए कैसे होगा, देखो जन्म लिया है, मान लो यहाँ पे जन्म दर है, यहाँ पे 10 लोगों का जन्म हुआ है, फिर है जो 5 लोग हैं, टोटल 100 थी पहले, 10 का बर्थ हो गया, 5 उसमें से डेथ हो गई, ठीक है, प्लस जो अप्रवासी हैं यानी कि वहाँ से चले गए हैं वो कितने हैं, नहीं अप्रवासी जो वहाँ पे आके बसे हैं वो हैं, मान लो 10 आदमी आके बस गए और फिर जो वहाँ से चले गए हैं वो 5 चले गए हैं, तो कितना हुआ, यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, प्लस में 10 में से 5 गया तो 5, तो टोटल 10 आदमी बढ़े यहाँ पे, 100 में 10 बढ़ गए तो कितना बढ़ गया, 110 होगी यहाँ पे जो वास्तविक दर थी जो जनसंख्या की वो। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वास्तविक पूछे तो, वास्तविक वृद्धि दर पूछे तो क्या होगा, यहाँ पे थी 10, ठीक है, और मान लो वास्तविक वृद्धि दर का फॉर्मूला पूछे तो जन्म दर में से मृत्यु दर घटा देंगे और फिर है ना अप्रवासी यानी कि जो चले गए और जो आए हैं और वो जो चले गए, अप्रवासी है जो वहाँ पे आए हैं और उत्प्रवासी हैं जो चले गए, तो अप्रवासी जो मान लो 10 थे उसमें से जो 5 वहाँ से छोड़ के गए थे, इस तरह से इसको घटा देंगे और फिर जन्म और मृत्यु दर का जो भी रेशियो आया था घटने के बाद उसको जोड़ देंगे। आगे है धनात्मक वृद्धि, तीसरी है धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि दर में क्या होता है कि जब 2 समय बिंदुओं के बीच में जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो, ठीक है, मान लो 2001 से लेके और 2005 तक का देख लिया हमने, ठीक है, 2005 तक ये 2 समय बिंदु हो गए, 5 साल का टाइम पीरियड हो गया, इसमें जो 2001 में जो पॉपुलेशन थी और 5 तक जितनी बड़ी है उसमें क्या होगा कि जो जन्म दर तो अधिक हो यानी कि बर्थ रेट तो हो अधिक और जो मृत्यु दर है वो हो कम, तो इस वृद्धि दर को बोलेंगे हम धनात्मक वृद्धि दर। या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से आके और लोग वहाँ पे स्थायी रूप से बस जाएं यानी कि अप्रवास हो जाए, तो ये होती है धनात्मक वृद्धि दर। कैसे, 2 समय बिंदुओं के बीच जो जन्म और मृत्यु दर है ना, तो जन्म दर तो हो अधिक और मृत्यु दर हो कम, और कुछ लोग मान लो कहीं और से आके स्थायी रूप से किसी उस पर्टिकुलर स्थान पर आके बस जाएं, तो वो कहलाएगी धनात्मक वृद्धि दर। ऐसे जो ऋणात्मक वृद्धि दर होगी वो है इसकी अपोजिट, यानी कि इसमें 2 समय बिंदुओं के बीच में जो जन्म दर होगी ना वो तो होगी कम और मृत्यु दर होगी अधिक होगी, और कहीं से जो लोग आए थे ना अब की बार यहाँ पे आके नहीं बसेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, उत्प्रवास कर जाएंगे, स्थायी रूप से वो जाकर कहीं और बस जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे होती है, ये होती है ऋणात्मक वृद्धि दर। तो ऋणात्मक वृद्धि दर में क्या हुआ है, जन्म दर तो हुआ है कम और लोगों की मृत्यु हुई है अधिक, और यहाँ पे उस स्थान पे लोग जो थे वो वहाँ से चले गए हैं, कहीं और जाके बस गए हैं, तो ये है ऋणात्मक वृद्धि दर। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके घटक क्या हैं, देखिए आप, देखिए हमने अब तक जो भी ये वृद्धि दर पढ़ी है उसमें हमने क्या देखा है कि चाहे जन्म दर हो, चाहे मृत्यु दर हो, चाहे प्रवास हो, प्रवास में चाहे अप्रवास आ गया चाहे उत्प्रवास आ गया, ये तीनों ही क्या है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। जन्म दर अधिक हुई हो या मृत्यु दर अधिक हुई हो या फिर उत्प्रवास हुआ हो, इसी तरह से जन्म दर कम या मृत्यु दर कम या फिर ये अप्रवास हुआ हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन क्या हो रहा है इसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना वही तो इफेक्टेड हो रही है ना। आगे देखते हैं ये घटक, देखिए सबसे पहले है अशोधित जन्म दर यानी कि क्रूड बर्थ रेट। अशोधित जन्म दर क्या करती है, ये प्रजननशीलता मापने का एक सरलतम रूप है, यानी कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितनी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है, उसको मापने का एक इजी मेथड है ये अशोधित जन्म दर क्रूड बर्थ रेट। तो इसका जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, इसको ये देखो BI/P × 1000, तो यानी कि क्या है ये, किसी भी वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, जितने भी मान लो यहाँ पे जन्म हुआ है किसी भी एक वर्ष में किसी पर्टिकुलर स्थान पर, वहाँ पे जितने जीवित बच्चे हैं ना उनकी संख्या, और डिवाइड में होगा उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या और × 1000, तो इससे हम निकालते हैं अशोधित जन्म दर।
फॉर्मूला एज इट इज उठ के आ जाता है कि CBR बराबर है BI/P मल्टीप्लाई 1000। आगे देखिए, आगे दिया है इसको अशोधित जन्म दर ही क्यों कहा गया है। अशोधित क्यों है ये अशोधित, क्योंकि यहाँ पे जो अशोधित जन्म दर है ना, इसमें क्या माना जाता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पे हमने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया ना जो बर्थ इंडेक्स है उसको, तो क्या है टोटल पॉपुलेशन में तो जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं वो भी आगे हैं, लेकिन जो प्रजनन में शामिल होते हैं वो बच्चे और बूढ़े तो नहीं होते हैं ना, वो तो यंग पीपल होंगे उसमें तो इसमें क्या होगा, इसीलिए इसको हमने माना है अशोधित जन्म दर। इसमें जो आयु लिंग अनुपात वैवाहिक स्तर है जो इसका ध्यान नहीं रखा है, ये इसी में ही आ गया है। कैसे, जैसे आयु और लिंग अनुपात वैवाहिक स्तर क्या है, ये बच्चे हैं और बूढ़े हैं, इनकी आयु कैसी है, ये क्या है न तो वैवाहिक स्तर में ये आ रहे हैं, जैसे बच्चों का विवाह थोड़े ना होता है, और ऐसे ही जो लिंग अनुपात है उसमें भी है। तो ये जो है ना, ये इसमें प्रजनन दर में, इसमें प्रजनन में शामिल नहीं है, इसीलिए इनको यहाँ पे शामिल किया गया है हमने कि आयु लिंग और अनुपात और जो वैवाहिक स्तर है ना इसका भी ध्यान नहीं रखा गया है, इसमें भी बच्चों को शामिल कर लिया है, और इसीलिए ही ये है अशोधित जन्म दर। अशोधित मृत्यु दर है अगला। अशोधित मृत्यु दर में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, किसी भी वर्ष में हुई कुल मृत्यु की संख्या बाय उस वर्ष की मध्यम वर्गीय जो भी जनसंख्या है वो, और उसको मल्टीप्लाई किया है 1000 से। ठीक है, किसी भी वर्ष में जो भी पॉपुलेशन है उसकी डेथ हो गई है और उसको डिवाइड किया गया वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई किया है 1000 से, इस तरह से निकाली है क्रूड डेथ रेट। लेकिन इसको भी हम अशोधित मृत्यु दर ही क्यों कहते हैं, जैसे उसको हमने अशोधित जन्म दर बोला है ना, इसीलिए ये इसको मृत्यु दर बोला है। क्यों बोला है, इसमें भी हमने टोटल पॉपुलेशन को शामिल किया है, तो टोटल पॉपुलेशन को तो हमने इसमें शामिल कर दिया, जिसमें क्या है बच्चे भी हैं और यंग पीपल भी हैं और ये ओल्ड भी हैं। तो क्या है इसमें जो मृत्यु दर है ना ये सबसे अधिक होती है वृद्ध जनसंख्या में, तो यंग में नहीं होती है, इसीलिए इसने टोटल करके और तब निकाल लिया है, इसीलिए इसको बोला है अशोधित मृत्यु दर। और इसमें क्या है, जो पंजीकरण होता है ना इसका मृत्यु दर, मृत्यु होने के बाद जो पंजीकरण होता है वो कई बार नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जो लोग मर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए ये कहलाती है अशोधित डेथ रेट। क्या हो गया इसमें कि एक पॉइंट तो ये हो गया कि जो ये डेथ रेट है, डेथ रेशियो है, वो सबसे अधिक है ओल्ड पॉपुलेशन में, जबकि हमने यंग को भी ऐसे ही काउंट कर लिया। और दूसरा पॉइंट है इसका कि कई बार जैसे लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसका पंजीकरण नहीं हो पाता, तो उसको भी पॉपुलेशन में हम काउंट कर लेते हैं जीवित में ही। ठीक है, आगे है जन्म दर मृत्यु दर पर विश्व प्रारूप। देखिए, विश्व में जन्म दर है जो मृत्यु दर है वो उसका प्रारूप कैसा है। देखो, अफ्रीका में जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि तीनों ही अधिक है, यानी कि अफ्रीका में बच्चे जन्म भी अधिक लेते हैं और मृत्यु भी वहाँ पे अधिक होती है, और जो जनसंख्या वृद्धि है वो भी सबसे अधिक है। आगे है एशिया लैटिन अमेरिका में मध्यम जन्म और मृत्यु दर है। एशिया जो भी है ना, एशिया महाद्वीप है जो, और जो लैटिन अमेरिका है यहाँ पे जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो मध्यम है। नेक्स्ट है लैटिन अमेरिका में क्या है, जो मृत्यु दर कम, और एशिया से ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे मध्यम तो है, लेकिन जो लैटिन अमेरिका है ना वहाँ पे जो मृत्यु दर है वो एशिया से कम है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो अधिक हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोप एक अपवाद है, यहाँ पर जो है ना वो जन्म दर मृत्यु दर से कम है। यूरोप, जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे जन्म दर मृत्यु दर से कम है, यानी कि मृत्यु दर तो है अधिक और जन्म दर है कम। क्यों है यहाँ पे, ये जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि पॉपुलेशन अधिक बढ़ेगी, तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या है, वहाँ पे ज़्यादा बच्चों का जन्म नहीं हो पाया, और जो वो पॉपुलेशन पहले से थी वो ओल्ड होगी, और ओल्ड होके वो रही है मर, इसीलिए वहाँ पे जन्म दर तो है कम और मृत्यु दर तो है, मृत्यु दर है अधिक। तो यहाँ पे कैसी जनसंख्या पाई जाएगी, कैसी जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाएगी, ऋणात्मक वृद्धि दर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम है, यानी कि जन्म दर तो है कम और मृत्यु दर है अधिक। डेथ रेशियो
अधिक और बर्थ रेशियो जो है वो है कम। इसीलिए यहाँ पे कैसी वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, ऋणात्मक वृद्धि हो रही है यूरोप में, इसीलिए यूरोप एक अपवाद भी है। आगे देखते हैं, ये देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ में जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है वो कैसी है, ये देखो यहाँ पे विश्व की जनसंख्या जो है वो टोटल लगभग कितने करोड़ है, टोटल है 700 करोड़ के लगभग, 700 करोड़ के लगभग है विश्व की जनसंख्या। आगे है, आज से लगभग 8 से 12 हजार वर्ष पहले विश्व की जनसंख्या लगभग 80 लाख थी, जो कि धीमी गति से बढ़ रही थी। ठीक है, आज से लगभग कितने वर्ष पहले, 12,000 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी विश्व की वो थी 80 लाख के लगभग, और वो एक धीमी गति से बढ़ रही थी। और ईसा की पहली शताब्दी थी जब, तब विश्व की जनसंख्या थी 25 से 30 करोड़ तक। ये मोटा मोटा डाटा याद कर लेना, बस कुछ नहीं है इसमें तो ज़्यादा। आगे है 1650 ईस्वी में जो तेजी से जनसंख्या बढ़ी वो किस कारण से बढ़ी, ये अच्छे से याद करना। 16वीं जो शताब्दी थी, 1650 ईस्वी था तब, है ना, जो जनसंख्या थी पूरे विश्व की वो एक रैपिडली बढ़ी थी, वो बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ी थी और बढ़ के हो गई थी 55 करोड़ के लगभग। तो उस टाइम पे जनसंख्या जो तेजी से बढ़ी थी उसका क्या कारण था, उसका मेन कारण था व्यापार। ठीक है, व्यापार के कारण जो वो जनसंख्या थी 16वीं शताब्दी में वो तेजी से बढ़ गई थी। आगे है फिर 17वीं शताब्दी में जो विश्व की जनसंख्या थी ना वो 55 करोड़ से हो गई थी सीधी 72 करोड़ हो गई थी। फिर 18वीं में जो है औद्योगिक क्रांति आई, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई जिसकी वजह से जनसंख्या होगी 100 करोड़ के लगभग। फिर 1930 यानी कि 19वीं शताब्दी में 19वीं में डायरेक्ट 100 से होगी 200 करोड़। यानी कि ऐसी कौन सी शताब्दी थी जब सीधी जो जनसंख्या थी पहले वाली से डबल हो गई थी, तो पहले वाली यानी कि 18वीं शताब्दी में तो थी 100 करोड़, और 19वीं शताब्दी आंसर होगा जिसमें सीधी जनसंख्या 100 से 200 करोड़ हो गई थी। क्यों हो गई थी 19वीं शताब्दी में, क्योंकि जो 19वीं शताब्दी आई थी ना उस टाइम तक जो चिकित्सा की सुविधाएं थी वो बढ़ चुकी थी। चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ेंगी तो क्या है, जब बच्चे जो जन्म लेते थे उस टाइम पे बच्चे मर जाते थे अधिक, और जो ये ओल्ड पॉपुलेशन थी वो भी अधिक मर रही थी, या फिर जो भी बीमार होके मर रहे थे, तो वहाँ पे जो चिकित्सा की सुविधाएं मिल गई, जो कि जन्म लेते वक्त भी बच्चों की जो जनसंख्या थी वो इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, और जो ओल्ड पर्सन थे वो भी ज़्यादा नहीं मरे, और जो बीमारियों से मर रहे थे उनकी जो ये मृत्यु दर थी उसमें भी कमी आ गई, जिसके कारण जो जनसंख्या थी ना विश्व की वो 19वीं शताब्दी में सीधी 200 करोड़ हो गई थी। फिर 19वीं शताब्दी में ये 1930 में हुई थी सीधी 200 करोड़, तो फिर अगले 30 वर्षों में ही फिर से 200 से 300 करोड़ होगी। फिर 1974 में होगी 300 से 400 करोड़, और 2011 में होगी सीधी 700 करोड़, और 2023 तक कितना अनुमान था 800 करोड़ हो चुकी होगी अब। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि 2011 में कितनी थी जनसंख्या विश्व की, वो थी 700 करोड़, और 2023 में हो चुकी है कितनी, 800 करोड़। आगे है विश्व की औसत जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कितनी है विश्व की, यहाँ पे विश्व की पूछी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लेना। विश्व की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 1.6%। कितनी है, 1.6% है विश्व की औसत जनसंख्या वृद्धि दर। और जो ये औसत जनसंख्या वृद्धि दर है ना, इसी के आधार पर पूरे विश्व को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है उसके आधार पर पूरे वर्ल्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है उस क्षेत्र को बोलते हैं निम्न वृद्धि दर वाला क्षेत्र। जहाँ पे 1 से 2% जो वार्षिक दर है ना उससे जनसंख्या वृद्धि हुई हो, यानी कि जहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो पूरे 1 साल में 1 से 2% ही हुआ हो, वो क्षेत्र कहलाता है निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाला क्षेत्र। अर्थात विकसित देशों में एक जनांकीय संक्रमण की लास्ट स्टेज पर है। तो जो विकसित देश है ना, हमने पढ़ा था अभी जो यूरोपीय देशों वाला जो कि अपवाद था, वहाँ पे जो निम्न वृद्धि दर है ना वो वाले क्षेत्र हैं, वो यूरोप वाले जो कि जनांकीय संक्रमण की लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जन्म दर है वो तो है 10 से 15 हजार 10 से 15 आदमी प्रति हजार जो जन्म दर है, यानी कि 1000 लोगों पर केवल 10 या 15 लोग ही जन्म ले रहे हैं। और मृत्यु दर है 8 से 11। ठीक है,
ये लगभग क्या है, ये स्थायी सा ही लग रहा है ना, थोड़ा बहुत ही है ये, यानी कि 1 या 2% वृद्धि ही हो रही है यहाँ पे, इसीलिए ये है निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र। एग्जाम्पल है इसका, ये देखो, यूरोप के जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम, और एशिया का जो जापान है वो वाला क्षेत्र। ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जनसंख्या दर है वो मुश्किल से ही 1 या 2% पर हजार है, यानी कि यहाँ पे निम्न जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। आगे है मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर में क्या है, जो विकासशील देश हैं वो आते हैं, और कुछ भाग आता है विकसित देशों का, जिसमें कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का उत्तरी भाग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका का उत्तरी भाग, और आइसलैंड, ये सारे हैं, ये तो हैं विकसित देशों से। और बाहरी लोगों के प्रवास के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जनसंख्या है ना वो बढ़ रही है। और क्या है, यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो रेशो कितनी है, वो है 1 से 2% जो वृद्धि दर है वो है। आगे है जन्म दर में यहाँ पे कमी आ रही है, और जो एशिया, चीन, भारत, कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, और दक्षिण अमेरिका के हैं चिली और अर्जेंटीना, यूरोप के हैं आइसलैंड और माल्टा, अफ्रीका के हैं मॉरिशस। ये वाली जो कंट्री हैं इनमें मध्यम जनसंख्या दर पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, ये वाले जो देश है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आइसलैंड, यहाँ पे वृद्धि दर तो है केवल 1 या 2% ही, लेकिन ये मध्यम में क्यों आ गए हैं, क्योंकि बाहर से देशों के लोग आके और यहाँ पे बस रहे हैं। जैसे कनाडा जा रहे हैं बच्चे हमारे इंडिया से भी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे वृद्धि दर तो है सिर्फ 1 या 2% ही, लेकिन जो यहाँ पे जो लोग आके बस रहे हैं ना, उस कारण से यहाँ पे जो ये क्षेत्र हैं ये मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। आगे है उच्च या फिर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे सबसे अधिक वृद्धि दर है ना जनसंख्या की, वो वाले कौन से क्षेत्र हैं, जहाँ पे जनसंख्या जो वार्षिक वृद्धि दर है वहाँ की 2 से 3% हो ना, वो वाले क्षेत्र हैं उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र। और इनमें कौन से क्षेत्र आते हैं, एशिया का दक्षिणी भाग और दक्षिण पश्चिमी एशियाई भाग जो आते हैं वो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्रों में आते हैं, और जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं उनमें भी उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है। आगे है यहाँ पे मृत्यु दर कैसे पाई जाती है, यहाँ पे मृत्यु दर पाई जाती है 15 आदमी प्रति हजार। मृत्यु दर कितनी है, 15 आदमी प्रति हजार, और जन्म दर कितनी है, 20 से 30 आदमी प्रति हजार। तो यहाँ पे क्या है, उच्च जन्म दर पाई जाती है। और इनका एग्जाम्पल देखिए, पाकिस्तान, नेपाल, तुर्की, फिलीपींस, इजराइल, ईरान, मलेशिया, ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। आगे है अति उच्च, यानी कि जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर था ना उससे भी अधिक, यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है वो पाई जाती है 3% प्रति हजार। ठीक है, 3% पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है, 40,000 प्रति जन्म दर है, और जो मृत्यु दर है ना वो है कम, और ये है अल्प विकसित देश। और यहाँ पे जो प्राकृतिक वृद्धि दर है ना वो अधिक पाई जाती है। क्या है कि क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक कौन से देशों में पाई जाती है, और क्वेश्चन में डाल देगा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले, निम्न वाले, अति उच्च वाले, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको अति उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्रों में टिक करना है कि प्राकृतिक वृद्धि दर यहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है, और ये हैं अल्प विकसित देश। और इसमें आता है जितने भी ये मुस्लिम देश हैं ये सारे के सारे हैं ना, ये अमीरात, इराक, ये कुवैत वगैरह है, सीरिया, ये सारे के सारे आते हैं अति उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्रों में। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे अब तक का हमारा जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ वाला टॉपिक था, वो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है उसको हम दर्शाते हैं प्रतिशत में, और क्या होती है कि एक निश्चित समय अवधि के अंदर किसी क्षेत्र की जनसंख्या या तो घट जाए या बढ़ जाए, ये होती है जनसंख्या वृद्धि दर। अगर जनसंख्या घट जाती है तो वो कहलाती है ऋणात्मक वृद्धि दर, और जनसंख्या बढ़ जाती है तो कहलाती है धनात्मक वृद्धि दर। और जो धनात्मक वृद्धि दर है वो पाई जाती है विकासशील देशों में, और जो ऋणात्मक वृद्धि दर है वो पाई जाती है विकसित देशों में। फिर हमने पढ़ा, ये दोबारा से हमने पढ़ा है यहाँ पे
अप्रवासी और उत्प्रवासी। अप्रवासी का मतलब है कहीं से आके लोग एक स्थान पे बस जाएं, और उत्प्रवासी का है उस स्थान से लोग जाके कहीं और बस जाएं। फिर हमने पढ़ा 2001 में भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़, 11 में थी 121 करोड़। फिर हमने जनसंख्या वृद्धि निकाली जो कि 2001 की है और 11 की है, तो 11 वाली जो बड़ी थी उसमें से हम ये निकाल लेंगे कि कितनी बड़ी है 2001 से। ये आई 18.31 करोड़। उसको हमने डिवाइड किया 102 यानी कि जो हमारी 2001 की जनसंख्या थी टोटल उससे, और मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, तो ये निकाली हमने जनसंख्या वृद्धि दर जो भारत की 2011 में थी 17.64%। फिर हमने टाइप्स पढ़े जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ के थे। सबसे पहले हमने पढ़ा जनसंख्या वृद्धि में जो प्राकृतिक वृद्धि हुई उसमें क्या था, जो जन्म लेने वाली संख्या थी ना उसमें से मृत्यु वाली जो संख्या थी जनसंख्या थी उसको घटा दिया। और फिर हमने और क्या किया यहाँ पे कि इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि दो समय बिंदुओं के बीच जन्म लेने वाली जनसंख्या और जो मरने वाली जनसंख्या की दर थी ना उसका जो अंतर हुआ उसी को हमने बोला था प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर। फिर हमने पढ़ा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर। वास्तविक में क्या है, जो जन्म लिया है उसमें से जो मृत्यु हुई है उसको घटा देंगे, और जो आकर बसे है ना उसमें से वो घटा देंगे जो यहाँ से चले गए हैं, यानी कि अप्रवासी में से उत्प्रवासी घटा देंगे और जन्म में से मृत्यु दर घटा देंगे, फिर इनको हम जोड़ देंगे। ये था हमारा वास्तविक वृद्धि दर। फिर हमने पढ़ा धनात्मक वृद्धि दर। धनात्मक वृद्धि दर में क्या होता है, जब दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होती है तो ये कहलाती है धनात्मक वृद्धि दर। या फिर कहीं से लोग आके बस जाएं उस या अप्रवास हो जाए तो ये भी होती है धनात्मक वृद्धि दर। ऋणात्मक में इसका उल्टा होता है कि दो समय बिंदुओं के बीच जो मृत्यु दर है वो तो अधिक हो, जन्म दर कम हो, और कहीं पे जो लोग थे वो जाके बस जाएं यानी कि उत्प्रवास हो जाए, तो ये होता है ऋणात्मक वृद्धि दर। फिर हमने पढ़ा इसके घटक, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके घटक। अशोधित जन्म दर में हमने पढ़ा कि अशोधित जन्म दर का जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसी में से ही आएगा कि प्रजननशीलता मापने का सबसे सरलतम तरीका पूछ लेंगे तो अशोधित जन्म दर करना है, या फिर सीधा ही क्रूड बर्थ रेट का जो डायग्राम वो क्या है सूत्र है वो पूछ लेंगे, या फिर क्वेश्चन दे देंगे, कुछ डाटा दे देंगे आपको, इस सूत्र से निकालना आएगा, ये पढ़ना है आपको। और इसका जो सूत्र है वो क्या है, किसी वर्ष विशेष में जन्मे जो भी जीवित बच्चों की संख्या है वो और वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे उनको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ये था अशोधित जन्म दर। इसको अशोधित जन्म दर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बच्चे और बूढ़े हैं जो प्रजनन कार्यों में नहीं लगे होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अशोधित जन्म दर। अशोधित मृत्यु दर में क्या होता है, इसमें किसी भी जो वर्ष की जो कुल मृत्यु की संख्या है उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। इसमें भी यही है कि इसको अशोधित मृत्यु दर इसीलिए बोलते हैं कि जो ओल्ड पॉपुलेशन है उसमें तो मृत्यु दर अधिक होती है और यंग से बच्चों में भी अधिक होती है, लेकिन इसमें हम यंग को भी काउंट कर लेते हैं, और जो मरे होते हैं जब उनका पंजीकरण नहीं होता है तो उसको भी जो ये पॉपुलेशन है उसमें शामिल कर लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अशोधित मृत्यु दर। फिर हमने पढ़ा जन्म दर और मृत्यु दर का विषम प्रारूप, जो कि अफ्रीका में क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर भी, मृत्यु दर भी और जनसंख्या की जो जन्म दर है वो भी तीनों ही अधिक हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो लैटिन अमेरिका है और जो एशिया है वहाँ पे मध्यम ये जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही मध्यम है। फिर हमने यूरोप का पढ़ा। यूरोप एक अपवाद है जहाँ पे जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम पाई जाती है, यानी कि यूरोप में ऋणात्मक वृद्धि दर पाई जाती है। फिर हमने इसकी प्रवृत्ति पढ़ी जिसमें हमने विश्व की टोटल जनसंख्या वो 700 करोड़ पढ़ी, और आज जो है जो जनसंख्या है 2011 में थी 700 करोड़ और अब हो चुकी है 2023 में 800 करोड़। फिर हमने 2-3 पॉइंट ये पढ़े थे कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई थी, इस वजह से जो 100 करोड़ जनसंख्या हो गई थी। फिर 19वीं शताब्दी में क्या हो गया कि जो चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं आ गई। फिर 1930 तक आते आते जो 100 करोड़ थी 18वीं शताब्दी में वो 200 करोड़ हो चुकी थी, और फिर 1960 में अगले 30 वर्षों में 200 से 300 करोड़ होगी, और फिर अगले 14 ही वर्षों में 300 से 400 करोड़ हो गई थी। इस तरह हमने जो विश्व की जो पॉपुलेशन थी वो ग्रोथ पढ़ी उसकी। फिर हमने पढ़ा विश्व की जो औसत जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 1.6%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विश्व की औसत जनसंख्या वृद्धि दर है 1.6%, और इसी के आधार पर 4 भागों में बांटा था विश्व को कि जो निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले हैं जहाँ पे 1 से 2% जनसंख्या हुई है,
वृद्धि दर। और फिर हमने पढ़ा मध्यम जनसंख्या वाले, फिर मध्यम जनसंख्या वाले के बाद हमने पढ़ा था जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र थे, जहाँ पे 2 से 3 प्रतिशत जो वार्षिक वृद्धि दर हुई है वो वाले क्षेत्र। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अति उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्र, जिसमें 3% प्रति हजार जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। और जन्म दर है जो वो 40,000 प्रति ये जन्म दर है। और ये जो मृत्यु दर है वो इससे कम पाई जाती है, यानी कि 40,000 प्रति हजार पर कितने जन्म ले रहे हैं, 40,000 ले रहे हैं। तो ऐसा कहाँ होगा जहाँ पे शिक्षा कम होगी, चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो तो होंगी, लेकिन जो शिक्षा है ना वो नहीं होगी। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगर अधिक पॉपुलेशन पैदा कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो संसाधन है वो सीमित होते जा रहे हैं हमारे। तो ये कहाँ पे हैं, जहाँ पे ये मुस्लिम कंट्रीज़ है ना इनमें है ये ज़्यादा, इराक में, कुवैत में, सीरिया, लैटिन अमेरिका, अमीरात, ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक पाई जाती है। उसकी वृद्धि दर है 3% प्रति हजार। तो ये सारे के सारे कौन से देश हैं, अल्प विकसित देश हैं। तो ये हमने पढ़ा फ्रेंड्स पॉपुलेशन ग्रोथ का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।